नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया। आगे से राइट में आपका स्वागत है। राइट आप समझते हैं ना, सही दिशा में जाना, सही फैसले करना, सही चीजों पर अपना दाव लगाना और सही नेताओं को चुनना। जी हाँ, ये भी राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी कला है कि आप सही नेताओं को चुने। और इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे जादुई नंबर की जो है 400 वाला। मैं 400 वाला नंबर इसे क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले दिन से ऐसा यानी आगे से राइट में लगातार आपको ये कहते आया हूँ कि मुझे लगता है अब की बार 400 पार के नारे में भारतीय जनता पार्टी इस सीट के आसपास कहीं ना कहीं पहुंचती जरूर दिखाई देगी। आप इंडिया टीवी से मेरी तमाम रील्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी मैंने पहले दिन से ये कहा है कि बीजेपी 303 प्लस। मुझसे पूछा जाता था कि बीजेपी 303 प्लस यानी पिछली बार से एक भी सीट ज्यादा कैसे ले आएगी। मैं उनको यही बताता था कि इन चुनाव में कोई भी ऐसा केंद्रीय मुद्दा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता हो। हाँ, प्रधानमंत्री पर आरोप लगे कि भाई मटन की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंसों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए प्रधानमंत्री अपना 40 मिनट का भाषण देते हैं लगभग, उसमें वो उज्ज्वला की भी बात करते हैं, नल से जल की भी बात करते हैं, उसमें वो बात करते हैं जो छत दे रहे हैं यानी मकान दे रहे हैं उसकी भी बात करते हैं, वो किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, लेकिन बाकी ऐसी चीजों पर भी वो टिप्पणी करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो टिप्पणी हेडलाइन बन जाती है। और हेडलाइन बने क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था कि वो बहुसंख्यकवाद का विरोध करेगी। अल्पसंख्यकों के खाने पहनावे और उनकी जो मजहबी आजादी है वो उनको पूरी तरह से दी जाएगी। क्या इस मुद्दे को बीजेपी ने मुद्दा बनाकर गलत किया? सवाल मैं आपके सामने सौंपता हूँ। और मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि यही मुद्दे रहे जिनके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट पड़ा है। चुनाव से पहले क्या क्या हुआ, अब मैं आपको समझाता हूँ। 370 और 400 का फिगर आया कैसे। दरअसल 2019 में 5 अगस्त को जो है, मेरे को सही डेट 5 अगस्त था, 5 अगस्त को धारा 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया उसी के उद्देश्य से। यानी धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं काम कर रही है, 35 से भी हट गया है। अब जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ यूनाइटेड हो गया है, पूरे देश के साथ जुड़ गया है। ऐसे में ये बात तो 5 साल पुराने हो गए, लेकिन नई कैसे याद कराई जाए। इसी प्रिय प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 370 लाएगी और एनडीए 400 के पार जाएगी। बड़ी हंसी हुई, 400 कहां से ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, कई तरह की टिप्पणियां भी हुई। लेकिन मैं हमेशा कहते रहा भारतीय जनता पार्टी के पास एक उम्मीद की किरण है। वो उम्मीद की किरण है उनका कैंपेन, वो उम्मीद की किरण है उनका संगठनात्मक ढांचा, वो उम्मीद की किरण है उनका राइट नैरेटिव और सबसे बड़ी बात विपक्ष का एक हद तक निष्क्रिय होना। ये भी प्रधानमंत्री के पक्ष के अंदर जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24/7 की राजनीति करते हैं। वो हार्ड वर्किंग है, लेकिन विपक्ष के नेता हार्डली वर्किंग। ये भी बात आपको समझनी चाहिए और इस बात से भी आपको देखना चाहिए कि ये जो चुनाव परिणाम ये संकेत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से थम्पिंग मेजॉरिटी मिल रही है। इतिहास में वो ऐसे पहले व्यक्ति होंगे, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार चुन के आए, लेकिन वो राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। अब एक कॉम्पिटिटिव देश का जमाना है और इस कॉम्पिटिटिव देश में मोदी जी ने तो 2024 के अंदर, इनफैक्ट 2023 के अंदर ही 2047 का एजेंडा देश के सामने रख दिया था। तो देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि 400 पार कितने तक पहुंचते हैं। अब मैं आंकड़ों पर आऊंगा, ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। 13 एग्जिट पोल्स हुए हैं और इन 13 एग्जिट पोल्स का पोल भी अगर हम लेते हैं तो 365 सीटों तक एनडीए जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में 10, 20, 30, 40 सीटें या 35 सीटें उसे और मिल जाए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। कल मैं सुन रहा था एक्सिस बैंक इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने साफ ये कहा था कि या तो जो एनडीए है 361 ±10 या 401 ±10। तो ये भी संभावना है कि 400 से ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पहुंचे और 410 और 425 सीटें भी ले जाए। तो आइए अब कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े सबसे पहले एक्सिस बाय इंडिया आज तक के लिए एग्जिट पोल करता है, लेकिन एक्सिस
माई इंडिया के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि उसके 94% प्रेडिक्शन आज तक सही गए हैं। उसके 94% प्रेडिक्शन आज तक सही गए हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने एनडीए को 400 सीटें दी हैं। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 381 से 401 सीटें दी हैं। वहीं न्यूज 24 ने मैंने बताया एनडीए को 400 सीटें दी हैं। वहीं इंडिया टीवी और सीएनएक्स पे जहां लगातार जा रहा था इंडिया टीवी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल किसी चक्कर में मुझे छोटी सी सर्जरी करानी पड़ गई, इसी के चलते मैं इंडिया टीवी में कल नहीं जा पाया था। तो मैं पहले दिन से ये लगातार कह रहा हूँ और कहते कहते मैंने ये कहा है कि 303 प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए कितनी ले जाती है, बाद में हवा कैसे चलती है। भाई अब चुनाव को याद करिए ना, चुनाव को कैसे याद किया जाता है? चुनाव को याद किया जाता है उसके कैंपेन के मुद्दों से। अब एक मुद्दा था खटाखट 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 टकाटक टकाटक टका, ये खटाखट कौन था? राहुल गांधी जी। ये टकाटक कौन थे? तेजस्वी यादव। ये क्या कह रहे थे कि भाई आपके अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए के आसपास पैसे डाल दिए जाएंगे। और कर्नाटका में तो मैंने सुना कि वहां लाइन भी लग गई। वहां क्या जाइए, कहा गया कि जाइए डाकघर में अपना खाता खुलवाइए, जून के महीने में आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे, और वहां लंबी लाइनें लग गई। अब ये कौन सी इकोनॉमिक्स है कांग्रेस पार्टी की, मुझे नहीं समझ आता। पहले भी उन्होंने न्याय योजना की बात की थी, लेकिन पिछले 5 साल में न्याय योजना में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। दूसरी तरफ एनडीए का आगे का एजेंडा पूरी तरह से साफ है। प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन से जो है, संडे है आज, लेकिन इलेक्शन कैंपेन जैसे खत्म किया है, एग्जिट पोल के जो इंडिकेशन आए हैं, उसके बाद 100 दिन की तैयारियों का जो है, 100 दिन की तैयारियों की उन्होंने कई मीटिंग शुरू कर दी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2047 में विकसित भारत कैसे बनाया जाए, इसी के लिए प्रधानमंत्री ने एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया है, जो अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ वो शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ दिलचस्प बात क्या है? यहाँ दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ बीजेपी अपने एक एजेंडे को लेकर चल रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जानबूझकर बीजेपी वालों ने इन एग्जिट पोल को मैनेज किया है। भाई 1 कर ले, 2 कर ले, 13 के 13 एग्जिट पोल मैनेज नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं इन 13 एग्जिट पोलों में सबके नंबर्स नहीं बताऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर हम सबका 13 के 13 एग्जिट पोल्स का जो मीन निकाल ले, यानी उसका मध्य निकाल ले, उसके हिसाब से जो है कितनी पार्टियां, कितनी सीटें किसको मिलती हुई दिखाई देती है। तो 542 सीटों के 13 पोल में एनडीए को 365 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और माफ कीजिएगा, एनडीए को 365 सीट मिलती दिखाई दे रही है, इंडिया को 145 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर उड़ीसा तेलंगाना में भाजपा को 2 सीटें मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश में उसका गठबंधन तेजी से लौट रहा है। वहीं केरल और तमिलनाडु में बीजेपी के खाता खुलने के संकेत एग्जिट पोल दे रहे हैं। तो आपने कहा देखा, अगर सबका मध्यवर्ती निकाल दिया जाए 13 एग्जिट पोल का, एनडीए के 365 और इंडिया की 145, और जो आखिरी शक्ति है जिसे तीसरी शक्ति कह रहे हैं, उनके पास इतने नंबर भी नहीं है कि उनको मेंशन किया जा सके। ये है बीआरएस, वाईएसआर, सीपी, ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टी है जो न कांग्रेस के साथ है, न भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए के साथ। अब जो सबसे दिलचस्प बात है इन चुनाव की, वो क्या है? इन चुनाव में लोग कह रहे थे कि अरे कोई सेंटिमेंट ही नहीं है लोगों में, बस हर आदमी जो है साइलेंट है, साइलेंट वोटर, किधर जाएगा। पहले और दूसरे दौर के बाद कहा गया अब तो बीजेपी का डब्बा गोल हो गया। लेकिन क्या हमारे राजनेता जमीन से इतने कटे हुए हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष की इस कमजोरी पर निशान नहीं साधा है। जब जब मौका मिलता है, आपको याद है ना, राहुल गांधी ने कहा था मैं इतनी देर बोलूंगा और उसके बाद भूकंप आ जाएगा। ये संसद के अंदर उन्होंने कहा था। अडानी और अंबानी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देने पहुंचे तो उन्होंने दुष्यंत कुमार के शेर का जिक्र किया। वो शेर क्या था? ये उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उन्होंने कहा था तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये बात है। तो क्या वाकई विपक्ष को पता नहीं है कि उसके पांव के नीचे से जमीन जाती जा रही है? क्या विपक्ष को ये पता नहीं है कि पिछले 10 साल में एक आध 2 चीजों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई बड़ा नैरेटिव नहीं बना पाई है? क्या ये सच नहीं है कि पिछले 10 सालों में वो
वो नरेंद्र मोदी सरकार पे इनएफिशिएंसी का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा पाई है। हाँ, छुटपुट आरोप लगते रहे, जैसे पहलवान बेटियों के लिए लगे, इसके अलावा कई सारे और आरोप भी लगे, जैसे कि हाथरस के अंदर एक बच्ची को जो है आधी रात में उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों ने जला दिया। ऐसे कई सारे आरोप लगे, लेकिन जब हम देखते हैं ना कि ये जो बातें होती हैं, बीजेपी के राज्यों में जो है कांग्रेस जाके इस बात पे हल्ला मचाती है और कांग्रेस के राज्यों में बीजेपी जाके हल्ला मचाती है, और जब पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो कांग्रेस के लोग जो है इस बारे में चुप हो जाते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें ले आती है, उसके बाद देश के मैंडेट को वो किस तरीके से संभालेगी। ये भी देखना होगा कि 400 का मैंडेट पाने के बाद नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी। जहां तक मुझे याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ विधि के तुरंत बाद जी देशों के एक सम्मेलन में जाना है, मेरे ख्याल से G7 में वो जा रहे हैं, जहां पर वो पहुंच रहे हैं वहां पर जो बाइडेन भी आएंगे, और जो बाइडेन उनकी अभी जो रेटिंग चल रही है वो रसातल में जा रही है, और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के इकलौते लीडर हैं जिनकी रेटिंग अभी लगातार ऊपर जा रही है। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है, और प्रधानमंत्री मोदी डंकी की चोट पर ये बात कह चुके हैं कि आने वाले समय में एक वक्त ऐसा होगा जब भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसकी एक कुछ झलके उन्होंने ऑलरेडी दिखा दी थी 2019 के बाद, जब यूएन का अधिवेशन हुआ, हमने धारा 370 हटाया, न्यूयॉर्क और पूरी वॉशिंगटन के अंदर जबरदस्त भारतीय समुदाय के शोज हुए, लेकिन उसके बाद कोविड ने पूरे माहौल को बदल दिया। और इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोविड के वक्त सरकार ने बेहतरीन काम किया, ये भी एक बड़ी बात है। और कोविड के वक्त जो गलत काम हो रहा था या दूसरे दौर के अंदर जिस तरह से लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, उसको प्रभावी ढंग से उठाने में विपक्ष के नेता असफल रहे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आगे साइड में इन तमाम चीजों का विश्लेषण चलता रहेगा, मैं रोज आपके पास आऊंगा। कल देखते हैं, कल किस पर बात करेंगे, हम कुछ स्टेट्स उठाएंगे और स्टेट्स में ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, इसके क्या क्या पॉइंटर्स है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, जुड़े रहिए आगे सराय के साथ।